कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मित्तल मेंशन स्नेहा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा जहाँ से खुद उसकी फैमिली अंदर की तरफ आ रही थी और उनके पीछे ही 2 सर्वेंट भी थी जिनके हाथों में तोहफे और शगुन का सामान था, वो हैरान रह गई। अंगद ने सबको बता रखा था कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन वो मेहमान स्नेहा की फैमिली होगी ये बात किसी को नहीं पता थी। और जिस तरह से स्नेहा की फैमिली शगुन लेकर अंदर आ रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो शायद आयुष और निया का रिश्ता करने के लिए ही आ रहे हैं। स्नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन साथ ही साथ टेंशन भी छलक रही थी कि कहीं सुमित्रा जी कोई तमाशा ना कर दे। वैसे भी आजकल वो किसी चोट खाई नागिन से कम नहीं थी जो किसी भी वक्त आप डंक मार सकती थी। वो फिलहाल जल्दी से सीढ़ी उतरते हुए नीचे आई और आकर सीधा अनुपमा जी से मिली। अनुपमा जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, कैसी हो तुम? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी, आप लोगों ने आने से पहले बताया भी नहीं। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही अंगद सीढ़ी उतरते हुए बोला, क्योंकि इन्हें मैंने ही मना किया था। मैं नहीं चाहता था ये तुम्हें कुछ बताएं और फिर तुम फालतू की टेंशन लो। ये बोलते हुए अब वो बिल्कुल स्नेहा के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल स्नेहा ने उसे देखते हुए मुंह बनाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अंगद की नज़रें उस पर थोड़ी तिरछी हो गई। वो जानता था अब स्नेहा अपनी नाराज़गी तो ऐसे ही दिखाएगी। तभी शारदा जी मुस्कुराते हुए वहां पर आईं और बोली, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि शायद आप लोग ही आने वाले हो। आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए शारदा जी ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा। आयुष, आस्था, अनुपमा जी के साथ स्नेहा के डैड और उसकी दादी माँ भी थी जो स्नेहा को घूर घूर कर देख रही थी। शारदा जी अब मुस्कुराते हुए सोफे की तरफ बढ़ गईं और बोली, आइए ना अनुपमा जी, यहाँ बैठिए, बैठकर बातें करते हैं। और इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? अनुपमा जी मुस्कुरा कर बोली, ये तो बनता ही था शारदा जी। अब तो इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही सुमित्रा जी वहाँ पर आई और बोली, माना मायके वाले अपनी बेटियों से मिलने के लिए उनके ससुराल जाते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन तो नहीं जाते। पर शायद आप लोग कुछ ज़्यादा ही अपनी बेटी को मिस करते हैं जो हर दूसरे दिन मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? उनकी बात सुनते हुए सबके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, खासकर निया, ध्रुव और आभा के चेहरे पर जो अभी अभी वहां पर आए थे। ध्रुव बेशक से सुमित्रा जी का बेटा था, लेकिन वो हमेशा से सुमित्रा जी के व्यवहार से वाकिफ था कि वो कुछ भी बोल देती हैं। लेकिन आज तो उन्होंने सच में हद ही पार कर दी थी और अब वो भी जानता था कि सामने से उन्हें जब कोई जवाब मिलेगा तो वो और ज़्यादा बोलेंगी, लेकिन ये कभी नहीं समझेंगी कि गलती उनकी खुद की होती है। तभी अंगद बोला, आज स्नेहा के मायके वाले उससे मिलने नहीं आए हैं चाची जी, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। उन्हें स्नेहा को अपने साथ लेकर जाना है या नहीं वो खुद देख लेंगे, या फिर इन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँगा। स्नेहा मेरी बीबी है तो उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तो आप निया की लीजिए जिसकी आज शादी फिक्स हो रही है, क्योंकि स्नेहा के घर वाले निया और आयुष के रिश्ते की बात करने ही वहाँ पर आए हैं। सुमित्रा जी के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, लेकिन मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर। तो फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने ससुराल वालों को यहाँ पर बुलाने की? अंगद एक बार फिर से मुस्कुराकर बोला, सिर्फ मेरे ससुराल वाले नहीं, निया के भी ससुराल वाले। और आपसे इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप अपनी ही बेटी के ससुराल वालों के साथ तमीज़ से पेश आएंगी, वरना मैं कितना बदतमीज हूँ ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। सुमित्रा जी चिल्लाकर बोली, लेकिन मैंने जब इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं दी तो तुम कौन होते हो निया का रिश्ता अपने साले के साथ फिक्स करने वाले? ना मुझे ये रिश्ता कल मंजूर था और ना ही कभी होगा। मैं इन लोगों के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जुड़ने दूंगी। चुपचाप कहो अपने ससुराल वालों से कि चले जाएं यहाँ से, वरना मैं इन सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगी। अंगद अब गुस्से से बोला, लगता है आपको मेरी वार्निंग समझ में नहीं आई चाची जी। कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगी। ये बोलकर उसने 2 फीमेल सर्वेंट को इशारा किया तो वो दोनों तुरंत सुमित्रा जी के पास आ गईं। सुमित्रा जी गुस्से से गरजते हुए बोली,
तुम मेरे ही घर में मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते हो अंगद। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ इस घर के बच्चे हो, कोई मालिक नहीं हो जो इस तरह से मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेजोगे। अंगद तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जहाँ बात मेरी बहन की खुशियों की होगी उसके लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊँगा, उसकी अपनी माँ से भी। निया तुम आगे आओ, तुम बताओ तुम आयुष से शादी करना चाहती हो या नहीं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। निया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, माँ आयुष से बहुत प्यार करती हूँ भाई, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। और एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहती हूँ कि अब मॉम ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। उन्होंने आयुष को खरीदने की कोशिश की, उन्होंने उसे पैसों का ऑफर दिया और इस रिश्ते से मना करने के लिए कहा। लेकिन आयुष को पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि वो वेल सेटल्ड है, उसे किसी की खैरात की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए अब वो सुमित्रा जी को देख रही थी। ध्रुव निया की बात सुनकर हैरान रह गया। वो तुरंत आगे की तरफ आया और बोला, सीरियसली मॉम, आपने इतनी घटिया हरकत की। सुमित्रा जी दांत पीसते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें भी मेरी हरकत घटिया लगेगी। अरे तुम्हें तुम्हारी बहन की खुशियाँ नज़र नहीं आती हैं क्या? कब तक तुम अंधे बनकर रहोगे ध्रुव? कभी तो अपना दिमाग लगाओ। ये अंगद सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा कर बैठा है और तुम यहाँ अपनी ही माँ से लड़ रहे हो। अब ध्रुव गुस्से से बोला, ओ प्लीज़ मॉम, मुझे लगता है आपको सच में रूम में चले जाना चाहिए। आप यहाँ खड़ी खड़ी जहर उगलती रहेंगी और ये खुशी का मौका है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन की खुशियाँ बर्बाद हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, या तो आप यहाँ पर रहें और चुप रहें या फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाएं। सुमित्रा जी ध्रुव की बात सुनकर हैरान रह गईं। स्नेहा तो ये सब देखकर हैरान हो रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि आयुष और निया की शादी इस तरह के माहौल में हो, लेकिन फिलहाल कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि आज की सुमित्रा जी की हरकत सुनकर तो अब तो उसे भी फाइनल हो गया था कि वो कभी आयुष और निया की शादी खुशी से तो होने ही नहीं देंगी। स्नेहा की फैमिली को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अंगद ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि सुमित्रा जी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उन्हें सिर्फ आयुष और निया की खुशियों के बारे में सोचना है। सुमित्रा जी अब आगे की तरफ आते हुए बोली, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे यहाँ पर रुकते हैं। ये बोलकर वो जैसे ही अनुपमा जी को छूने को हुई, ध्रुव ने तुरंत उनकी कलाई पकड़कर उन्हें रोक लिया और उन्हें खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। फिलहाल किशोर जी वहाँ पर नहीं थे, तो सुमित्रा जी को सिर्फ वही संभाल सकता था। आभा भी तुरंत उन दोनों के पीछे पीछे गई। अंगद महेश जी की तरफ देखते हुए बोले, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप भी जानते हैं कि सुमित्रा चाची इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे निया और आयुष की शादी करवानी है। फिर बेशक से कोई फैमिली मेंबर सपोर्ट करे या ना करे, उसकी बात पर अब सब खामोश हो गए। सब समझ गए थे कि अगर फिलहाल किसी ने कुछ ऊपर नीचे कहा तो अंगद अकेले ही निया और आयुष की शादी करवा देगा। लेकिन सब लोग उन दोनों की शादी में शामिल होना चाहते थे, इसलिए सब शांत रहे और कुछ ही देर में पंडित जी वहां पर आए। ध्रुव और आभा भी सुमित्रा जी को रूम में छोड़कर बाहर आ गए थे और उन्होंने रूम भी बाहर से लॉक कर दिया था। रूम अंदर की तरफ था, इसलिए बाहर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अंदर सुमित्रा जी हद से ज़्यादा गुस्से से कांप रही थी। उनका मन तो कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो अंगद की जान ले लें, क्योंकि ये सब कुछ अंगद की वजह से ही हो रहा था। अगर अंगद निया और आयुष का साथ नहीं देता तो वो दोनों कभी शादी नहीं कर पाते। वहीं पंडित जी आयुष और निया दोनों की कुंडली देखने के बाद बोले, वैसे तो इनकी शादी का मुहूर्त 6 महीने के बाद का निकलता है, लेकिन एक मुहूर्त है, अगर उस मुहूर्त पर शादी हो जाए तो भी बहुत अच्छा होगा, और ये मुहूर्त 4 दिन बाद का ही है। अनुपमा जी जल्दी से बोली, बस 4 दिन? पंडित जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, क्योंकि उसके बाद 6 महीने तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। अब या तो आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आप 4 दिन बाद ही इन दोनों की शादी करवा दीजिए। और ये मुहूर्त सच में बहुत अच्छा है, देखना ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। पंडित जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट ही बता रही थी कि 4 दिनों के बाद वाला मुहूर्त ही अब फाइनल किया जा रहा है। शारदा जी तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी मीठा लेकर आती हूँ। स्नेहा उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं आप रुकिए सासू माँ, मैं मीठा लेकर आती हूँ।
शारदा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये डबल खुशी का मौका है। एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ ननद, तुम्हारी तो खुशियाँ भी डबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल। स्नेहा उनकी बात पर मुस्कुराई और फिर किचन में चली गई, लेकिन जाते जाते अंगद को नाक चिढ़ा कर गई। लेकिन अंगद के साथ ही निरंजना सी बैठी थी, तो उन्हें लगा शायद स्नेहा उन्हें नाक चिढ़ा कर गई है। उनके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। स्नेहा मिठाई लेने के लिए किचन में आई। मिठाई लेने आना तो एक बहाना था, एक्चुअली स्नेहा को कोई और भी काम था। उसने एक सर्वेंट को मिठाई ट्रे में सजाने के लिए कहा और फिर खुद तुरंत सुमित्रा जी के रूम की तरफ आ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सुमित्रा जी जो बेड पर बैठी गुस्से से कांप रही थी, उन्होंने तुरंत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। स्नेहा को एक पल के लिए तो डर लगा, क्योंकि इस वक्त शायद उनके रूम में आना सही नहीं था, लेकिन वो अंदर की तरफ आई। उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। सुमित्रा जी गुस्से से उसे घूर रही थीं। स्नेहा उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, देखिए चाची जी, आपकी मुझसे जो भी दुश्मनी, जो भी नफ़रत है, उसे फ़िलहाल हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे निया और उसकी खुशियों के बारे में बात करने आई हूँ। आप निया की माँ हैं। निया बहुत प्यार करती है आपसे, लेकिन वो मेरे भाई से भी बहुत प्यार करती है और आयुष भाई भी उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इस शादी को मंजूरी नहीं देंगी तो भी ये शादी होकर ही रहेगी। तो क्यों आप खुद को निया का दुश्मन बना रही हैं? इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए और उसकी खुशियों में शामिल हो जाइए। एक माँ का ख्वाब होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना, उन्हें दूल्हा दुल्हन के रूप में देखना। ऐसे में अगर आप निया की शादी में शामिल नहीं होंगी तो ना सिर्फ आपका ख्वाब ख्वाब रह जाएगा, बल्कि निया को भी बहुत बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए चाची जी, प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए और दिल से इस शादी में शामिल हो जाइए। आप भी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे पाएंगी और निया की खुशियाँ भी बढ़ जाएगी। अभी तक सुमित्रा जी गुस्से से उसे घूर रही थीं, लेकिन अब अचानक ही वो मुस्कुराई और अपनी जगह से उठी। स्नेहा हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। सुमित्रा जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हारी इस बात ने मेरा पूरा नज़रिया बदल दिया है स्नेहा। पहले मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हारे आने की वजह से मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन नहीं, अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे बच्चों के बारे में कितना सोचती हो। अगर नहीं सोचती तो तुम मुझे यहाँ मनाने के लिए क्यों आती? मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा स्नेहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों की खुशियों से ही तो जुड़ी हैं। अगर मैं उन्हें नहीं समझूंगी तो और कौन उन्हें ही समझेगा। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं इस शादी को अब पूरे दिल से अपनाऊंगी। मैं निया की शादी आयुष से ही करवाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली की जो इंसल्ट हुई है, मैं उसके लिए उनसे भी सॉरी कहूँगी। स्नेहा तुरंत बोली, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है चाची जी, आप बस आयुष भाई और निया को आशीर्वाद दीजिए, इतना ही काफ़ी है। सुमित्रा जी एक बार फिर से बोली, तुम बहुत अच्छी हो स्नेहा, बहुत अच्छी। तुम एक काम करो, तुम बाहर चलो, मैं अभी 2 मिनट में अपना चेहरा साफ करके आती हूँ। स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से बाहर आ गई। अब जाकर उसके दिल को राहत मिली कि इस शादी से कोई भी दुखी नहीं होगा। वो बस इतना चाहती थी कि निया को अपनी खुशियाँ अधूरी ना लगे। अगर माँ के होते हुए भी बेटी की शादी में वो माँ शामिल ना हो तो कैसा फील होता है, ये सोचकर ही स्नेहा को निया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब वो बाहर की तरफ आ गई और सुमित्रा जी जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपना चेहरा साफ किया और फिर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इंटेंस होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। वो खुद की तरफ देखते हुए ही बोली, जब मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं दे रहे तो दूसरों को भी मौका मिल गया है मुझे सुनाने का। लेकिन सुमित्रा मित्तल बेवकूफ़ नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया। तुम मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रही हो स्नेहा, और ड्रामा ऐसे करती हो जैसे मेरे बच्चों की खुशी की सबसे ज़्यादा फिक्र तुम्हें ही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस इमोशनल ड्रामा से पिघल गई मैं? बिल्कुल भी नहीं, शांत हूँ, लेकिन हार नहीं मानी है मैंने और ना ही कभी मानूंगी। लेकिन तुम्हें ज़रूर हराऊंगी और वो भी पूरी तरह से। ये बोलते हुए उन्होंने अपने जबड़े कसे हुए थे। अब वो जल्दी से बाहर की तरफ आईं। वहीं स्नेहा जो सर्वेंट के साथ सबका मुंह मीठा करवा रही थी, जैसे ही सुमित्रा जी वहां पर आकर खड़ी हुई, सब लोग हैरान रह गए। अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। स्नेहा जल्दी से बोली,
वो चाची जी को मैंने ही यहाँ आने के लिए कहा था, वो अब इस शादी के खिलाफ नहीं है, वो भी निया और आयुष भाई को अपना आशीर्वाद देना चाहती हैं, है ना चाची जी? ये बोलते हुए उसने वापस सुमित्रा जी की तरफ देखा। सुमित्रा जी हल्का सा अपना चेहरा झुकाकर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने ही बच्चों की खुशियाँ नहीं देख पा रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि निया और आयुष दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और मैं उन्हें अलग करने वाली कोई नहीं होती, इसलिए मैं भी इस शादी में शामिल होना चाहती हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए और मैंने जो अपशब्द कहे उसके लिए मैं आप लोगों के आगे अपने हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने व्यास फैमिली के आगे अपने हाथ जोड़ लिए थे। अनुपमा जी तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है सुमित्रा जी, आप इस शादी से खुश हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तो बस शादी की तैयारियां कीजिए, अब हम अपनी बहू को 4 दिन बाद यहाँ से ले जाएंगे। ये बोलते हुए उन्होंने निया की तरफ देखा। निया मुस्कुराई और अब अपनी जगह से उठकर सुमित्रा जी के पास आई। वो भी सुमित्रा जी के गले लग गई। सुमित्रा जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और फिर अनुपमा जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं स्नेहा की नज़रें अंगद पर थी, जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, क्योंकि बेशक से पूरा परिवार सुमित्रा जी के छलावे में आ जाए, लेकिन अंगद उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। अब उसने अपनी नज़रें स्नेहा की तरफ घुमाई तो स्नेहा एकदम से डर गई। उसने सुमित्रा जी को शादी के लिए मना तो लिया था, लेकिन अब उसे ही अंगद से डर लग रहा था। वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं डिनर का इंतज़ाम करवाती हूँ। निरंजना जी ये सब कुछ देख रही थी। स्नेहा को अपने परिवार में खुश देखकर उनका तन बदन जल रहा था। कहाँ उन्होंने सोचा था कि मित्तल फैमिली 4 दिन बाद ही स्नेहा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ जिस तरह से उसे इज्जत मान दिया जा रहा था उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनुपमा जी अब शारदा जी की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब आप हम लोगों को इजाज़त दीजिए शारदा जी, कल ही हम रोके की रस्म कर लेंगे और साथ में छोटी सी एंगेजमेंट सेरेमनी भी। उसके बाद शादी के बाकी फंक्शन भी शुरू हो जाएंगे। शारदा जी ने उनसे डिनर के लिए कहा, लेकिन अनुपमा जी ने मना कर दिया। बेशक से अब आयुष का भी वो ससुराल था, लेकिन सबसे पहले तो वो स्नेहा का ससुराल था। ऐसे में वहाँ पर ज़्यादा खातिरदारी करवाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शारदा जी ने एक सर्वेंट को स्नेहा को बुलाने के लिए बोल दिया था। स्नेहा वहाँ पर आई। उसने भी अपनी फैमिली को डिनर के लिए पूछा, लेकिन अनुपमा जी ने सबकी तरफ से मना कर दिया और स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन तभी उसकी नज़र अंगद पर गई। वो बड़बड़ाते हुए बोली, बस पति ही अच्छा नहीं है। अंगद, जो उसका बड़बड़ाना साफ सुन सकता था, उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। आयुष भी अब स्नेहा के पास आया और उसे अपने गले से लगाकर मिला। कुछ ही देर में उन सब लोगों ने अलविदा ली। शारदा जी ने काफ़ी सारी मिठाइयाँ और तोहफे उन्हें जाते हुए दिए थे। उनके जाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। तभी अंगद एकदम सख्त आवाज़ में बोला, फिलहाल यहाँ से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। उसकी बात सुनकर सबके कदम रुक गए थे और सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे। स्नेहा, जो अंगद की नज़रों को सुमित्रा जी पर महसूस कर सकती थी, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे बस यही डर था कि कहीं एक बार फिर से उन दोनों के बीच कोई जंग ना छिड़ जाए। और अब अंगद सुमित्रा जी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, काफ़ी जल्दी आपका नज़रिया बदल गया। पहले आपको ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन अब आप इस शादी में पूरी तरह से शामिल हो रही हैं। देखिएगा कभी एक बार फिर से आपका नज़रिया ना बदल जाए, क्योंकि अगर मेरी बहन की शादी में आपकी वजह से ज़रा सी भी प्रॉब्लम आई तो इस अंगद मित्तल की वजह से फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। सुमित्रा जी भी उसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, निया के लिए तुम्हारा ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा, शायद इसलिए निया भी तुम्हें इतना मानती है। काश मैं भी समझ पाती कि तुम जो कर रहे हो वो उसकी खुशी के लिए ही कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, अब तो मुझे सब समझ में आ गया है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मेरी वजह से निया की शादी में कोई परेशानी नहीं आएगी। आखिर उसकी माँ हूँ मैं, और उसकी माँ से बढ़कर उसकी खुशियों के बारे में कौन ही सोच सकता है। ये बोलते हुए उनकी आवाज़ थोड़ी गहरी हो गई थी और अब अंगद का शक यकीन में बदल गया था।
लेकिन फिलहाल उसने कुछ भी नहीं कहा। शारदा जी के चेहरे पर भी डर झलक रहा था। वो आगे की तरफ आई और सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, जो हुआ वो भूल जाओ सुमित्रा, और अपने परिवार की तरफ देखो। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर वो बेशक से तुम्हारे बच्चे हो या फिर मेरे बच्चे। बच्चे तो इस घर के ही हैं ना। सुमित्रा जी भी उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके साथ भी बदतमीजी की। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी स्नेहा को या फिर अंगद को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। शारदा जी ने तुरंत उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोली, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम खुश रहो सुमित्रा, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते हुए वो भी राहत की सांस ले रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे भूली भटकी समझकर उन्होंने अपने सीने से लगाया है, वो किसी भी वक्त नागिन की तरह उन्हें डंक मार सकती है। अंगद ने जब स्नेहा की तरफ देखा, स्नेहा हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो भी सुमित्रा जी की एक्टिंग को सच मान रही थी, लेकिन तभी उसने अंगद की नज़रों को खुद पर नोटिस किया और अगले ही पल उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि वो अभी भी अंगद से नाराज़ थे। वो तुरंत किचन की तरफ जाते हुए बोली, आज का डिनर मैं बनाऊंगी, वो भी अपनी चॉइस से। अंगद जो उसे किचन में जाते हुए देख रहा था, वो हल्की सी डेविल स्माइल के साथ मन ही मन बोला, और भी बहुत कुछ आज मैं तुम्हें तुम्हारी चॉइस से करवाऊंगा। ये बोलते हुए उसकी वो डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे और डिनर कर रहे थे। आज काफ़ी वक्त बाद पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर था। अंगद भी अपना खाना एंजॉय कर रहा था और उसकी नज़र बार बार स्नेहा की तरफ जा रही थी, लेकिन स्नेहा उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो संगम को भी अपने साथ खाना खिला रही थी। वो संगम को खाना खिलाते हुए ही बोली, अब खाना खाकर तुम चुपचाप सो जाना संगम। एक तो तुम दिन में आज इतना वक्त सोए हो तो तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई है, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब तुम्हें सोना पड़ेगा, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। संगम मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं जाना स्कूल। स्नेहा हैरान रह गई। सब लोग हैरानी से संगम की तरफ देख रहे थे। संगम मुंह बनाते हुए ही बोला, जानू मुझसे नाराज हो गई है, इसलिए अब मुझे नहीं जाना स्कूल। स्नेहा ने भी चौंकते हुए पूछा, जानू? कौन जानू संगम बेटा? संगम मुंह बिगाड़ते हुए बोला, जानू मेरी क्लास में पढ़ती है स्नेहा माँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कल मैंने त्रिशा से बात की तो वो मुझसे नाराज हो गई। अब आप ही बताइए भला, ऐसे कोई नाराज होता है क्या? अब वो मेरी फ्रेंड है तो क्या इसका मतलब मैं और किसी से बात नहीं कर सकता? स्नेहा को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर जानू किसी और से बात करेगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? संगम कुछ सोचकर बोला, बुरा तो लगेगा स्नेहा माँ। स्नेहा हंसकर बोली, तो फिर अब जानू को भी तो इसी बात पर लग रहा है ना बुरा? संगम एक बार फिर से बोला, तो क्या मुझे जानू से सॉरी बोलनी चाहिए? स्नेहा बड़े प्यार से बोली, बिल्कुल आपको जानू से सॉरी बोलना चाहिए। संगम मुंह बनाकर बोला, लेकिन लड़के तो सॉरी नहीं बोलते हैं। स्नेहा हैरान रह गई इस बात पर। उसकी नज़र अंगद पर उठ गई थी, जो ऑलरेडी उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। अब उसने वापस संगम की तरफ देखा और बोली, ये बात पक्का किसी एरोगेंट इंसान ने ही आपके दिमाग में डाली होगी कि लड़के सॉरी नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉरी बोलने के लिए लड़का लड़की जैसा कुछ भी नहीं होता संगम बेटा। सॉरी एक इंसान तब बोलता है जब उसकी गलती हो, फिर बेशक से वो लड़का हो या लड़की। संगम अब मुस्कुराकर बोला, अब मैं आपकी बात समझ गया स्नेहा माँ, आप फिक्र मत करो, मैं कल ही जानू को सॉरी बोलूँगा और मैं उसके लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट भी लेकर जाऊँगा। लड़कियों को चॉकलेट पसंद होती है ना, देखना वो झट से मान जाएगी। स्नेहा ने इस बात पर अब अंगद की तरफ देखा और हल्का सा बड़बड़ाते हुए बोली, काश किसी और को भी पता होता कि लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। अंगद उसके इशारे बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप अपना डिनर करता रहा। बाकी सब मुस्कुराते हुए स्नेहा और संगम की बातें एंजॉय कर रहे थे। डिनर के बाद स्नेहा संगम के साथ उसके रूम में चली गई और उसे सुलाने लगी। वैसे तो उसे संगम को सुलाने के बाद खुद अंगद के पास अपने रूम में जाना था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अंगद के रूम में नहीं जाएगी, वो यहीं संगम के साथ सोएगी।
वो फिलहाल अंगद को अपनी नाराज़गी दिखा रही थी। वहीं अंगद अपने रूम में था और स्नेहा का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब काफ़ी देर तक स्नेहा नहीं आई तो वो समझ गया कि स्नेहा ऊपर अपने रूम में क्यों नहीं आ रही है। फिलहाल उसने बस एक लोअर पहना हुआ था, लेकिन अब उसने ऊपर एक शर्ट भी पहनी और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ गया। एक नज़र उसने संगम के रूम की तरफ देखा और फिर बिल्कुल दरवाजे के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, अरे फिक्र क्यों कर रही हो बेबी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ ना। अरे वो दोनों तो गहरी नींद में सो गए हैं, अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। सो यू डोंट वरी, मैं बस अभी घर से निकल रहा हूँ। ये बोलकर वो सीधा बाहर की तरफ आ गया। स्नेहा जो बिस्तर पर लेटी हुई इधर उधर करवटें ले रही थी, क्योंकि अंगद के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन हो उठा। वो तुरंत बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अंगद जी किससे मिलने जा रहे हैं? ये बोलते हुए ही वो बाहर दरवाजे तक आ गई थी, जहां अंगद अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। वो अब तुरंत उसकी गाड़ी के पास आई और जैसे ही अंगद ड्राइविंग सीट पर बैठा, स्नेहा भी साथ वाली सीट पर बैठ गई। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अंगद एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? स्नेहा भी गुस्से से बोली, ऐसे कैसे नहीं बताएंगे आप? आपकी बीवी हूँ मैं, आपके बारे में हर एक चीज़ जानने का हक बनता है मेरा। अंगद थोड़ा सा सख्त होकर बोला, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। और अब तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी बीवी हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम बस अपने संगम की स्नेहा माँ हो। मेरी बीवी तो तुम हो ही नहीं। अगर तुम मेरी बीवी होती तो सोने के लिए मेरे पास मेरे रूम में आती। स्नेहा तुरंत बोली, वो तो मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना अंगद जी कि मैं आपकी बीवी नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है आप किसी से मिलने जा रहे हैं। मुझे बताइए आप किससे मिलने जा रहे हैं? देखिए मैं मानती हूँ मैं छोटी सी बात को लेकर आपसे नाराज़ हो रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब आप किसी और के पास चले जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो आप मुझे मिले हैं, वरना पहले तो आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते थे। अब थोड़ा बहुत प्यार करने लगे हैं और अब एक बार फिर से हम दोनों के बीच कोई आ रहा है। मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। अंगद एक बार फिर से बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसकी बात पर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और अब अंगद ने गाड़ी स्टार्ट भी कर दी थी। स्नेहा मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि पहले तो अंगद अकेला ही पता नहीं किसी से मिलने जाने वाला था और अब तो स्नेहा भी उसके साथ जा रही है। अगर वो किसी और के साथ अंगद को देखेगी तो वो तो वहीं पर मर ही जाएगी। उसके अंदर तो दूसरी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं होगी। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। अंगद एक नज़र उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है वैसे मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्नेहा गुस्से से बोली, मेरा मन तो उसका चेहरा बिगाड़ने का कर रहा है। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और तुम्हें पता है मैं उसे एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। स्नेहा अब उसे घूरते हुए बोली, आप पर सिर्फ मेरा हक है तो आपके सारे सरप्राइज़ भी सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए ना। बेशक से कोई भी आपसे बात करे, लेकिन आपकी बीवी तो मैं हूँ ना, तो मेरे होते हुए किसी और का हक आप पर कैसे हो सकता है? अंगद की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंगद एक बार फिर से बोला, तुम्हें पता है वो फ़िलहाल मुझसे नाराज़ है और मैं उसकी नाराज़गी दूर करने ही जा रहा हूँ। स्नेहा की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मेरी नाराज़गी से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा अंगद जी, और किसी और की नाराज़गी दूर करने के लिए स्पेशल उसके पास जा रहे हैं। अंगद ने अब एक झटके से गाड़ी का ब्रेक लगाया। स्नेहा ने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था, लेकिन उससे पहले अंगद ने ही उसकी पेट पर अपनी पूरी बाह लपेट दी थी। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, उसके पास कहाँ जा रहा हूँ? वो तो खुद मेरे पास है, तो मुझे कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? उसकी इस बात पर अब स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अंगद ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गया। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आया।
अंगद ने उसकी तरफ आकर अब उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। स्नेहा हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं अंगद जी? अंगद उसे लेकर गाड़ी के बाहर की तरफ आया और फिर अगले ही पल उसने उसे बोनट पर बिठा दिया। स्नेहा को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर अंगद कर क्या रहा है, और अब अंगद उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगा था। स्नेहा धीमी सी आवाज़ में बोली, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी अंगद जी? आप तो किसी से मिलने जाने वाले थे ना? वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो जो आपसे नाराज़ है। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने उसके पैरों की तरफ देखा। स्नेहा ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में ब्लैक स्लीपर्स, और अब अंगद ने उसके पैरों पर अपना हाथ रखते हुए उसके स्लीपर्स को नीचे की तरफ गिरा दिया। स्नेहा की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। स्नेहा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंगद के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि अंगद तो यही बोल रहा था कि वो किसी से मिलने जा रहा है, लेकिन अब उसने बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक दी थी। अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में एहसास रूहानी को बहुत ही स्पेशल फील करवाता है? उसके मुंह से ये बात सुनकर स्नेहा शॉक्ड रह गई। उसने दिन में ये सब अंगद से कहा था, लेकिन उसे ये सब बातें अभी तक याद होगी, इस बात का अंदाज़ा स्नेहा को बिल्कुल भी नहीं था। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, वो सब मैंने यूं ही बोल दिया था अंगद जी, प्लीज़ आप उन बातों को लेकर नाराज़ मत होइए, कहीं आप इसलिए तो किसी और के पास। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और फिर घुंघरू की छन छन के साथ अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला। उसके हाथों में पायल का जोड़ा था। स्नेहा की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अंगद ऐसा कुछ कर रहा है। पहले तो उसकी आंखों में नमी ये सोचकर थी कि अंगद किसी और के पास जा रहा है, लेकिन अब वो इस बात पर अपनी आंखों में नमी ले आई थी कि सच में अंगद उसे स्पेशल फील करवा रहा है। अंगद ने पायल का जोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ किया और बोला, कैसी है ये? स्नेहा बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, बहुत खूबसूरत है। अंगद ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, झूठी हो तुम? स्नेहा तुरंत बोली, नहीं अंगद जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ये पायल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अंगद एक बार फिर से अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोला, ये बोलकर अब उसने एक पायल अपने हाथ में अच्छे से ली और फिर उसे स्नेहा के पैर पर रखते हुए उसकी हुक बांधने लगा। स्नेहा बहुत मुश्किल से अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर को आ जाएगा। अंगद ने उस पायल को अच्छे से स्नेहा के पैर में बांध दिया और फिर स्नेहा की तरफ देखकर बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, अब ये खूबसूरत लग रही है। स्नेहा ने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली और अगले ही पल उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपनी साड़ी पर कस दिया, क्योंकि उसे अंगद के लब अपने पैर पर महसूस हो रहे थे। अंगद ने उसके पैर को बेहद प्यार से चूम लिया था और अब वो दूसरी पायल को स्नेहा के दूसरे पैर में पहना रहा था, और अब उसने बड़े ही प्यार से स्नेहा के दूसरे पैरों को भी चूम लिया था। स्नेहा ने अपनी नज़रों को उसकी तरफ उठाया और बोली, आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना अंगद जी? अंगद ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा नीचे की तरफ सरका कर बोला, एहसास रूहानी को सिर्फ प्यार करता है क्या? उसे जरा सा भी परेशान नहीं करता? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और बोली, मुझे नहीं पता एहसास क्या करता है और क्या नहीं, लेकिन आप जो करते हैं ना, मेरे दिल में कुछ अलग ही एहसास ले आते हैं अंगद जी। मुझे कुछ कुछ होने लगता है, और अब जो आपने किया उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो मर ही जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, खबरदार अगर ऐसी बकवास की तो, जानती हो ना मुझे बस यही बर्दाश्त नहीं। स्नेहा तुरंत बोली, माफ़ कर दीजिए ना अंगद जी, वो बस यूं ही बोल बैठी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़कर, हमेशा यूं ही आपके पास रहूंगी। जैसे आप मुझे परेशान करते हो ना, वैसे मैं भी हर रोज़ आपको परेशान करूंगी, और इतना परेशान करूंगी कि आप भी कहेंगे कि किस बकबक क्वीन से पाला पड़ा है आपका।
अंगद ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। स्नेहा जानती थी कि वो एक बार फिर से थोड़ा इमोशनल फील कर रहा है। वैसे तो अंगद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जब कभी स्नेहा अपने मरने की बात बोल देती तो अंगद की आंखें बेहद लाल हो जाती थी। उसे तनुश्री की याद आ जाती थी, या फिर यूं कहें कि वो स्नेहा को भी खोने से डरने लगा था। स्नेहा ने अब एक बार फिर से खुद को अंगद के सीने में समेट दिया और बोली, नहीं जाऊंगी अंगद जी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप बस यूं ही मुझे हमेशा अपनी बाहों में समेट कर रखिएगा। एहसास का तो नहीं पता, लेकिन मुझे बार बार आपसे स्पेशल फील करवाना है। चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे यूं ही प्यार करते रहें। अंगद ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन मैंने तुम्हें ये तो कहा ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्नेहा तुरंत पीछे की तरफ हट गई। वो हैरानी से अंगद की तरफ देख रही थी। अंगद अब हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ये तो बीबी हो तुम मेरी, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्पेशल फील करवा देता हूँ, और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम। लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? स्नेहा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैं सच में अब आपसे नाराज हो जाऊंगी अंगद जी। आपने खुद कहा था कि आप मुझसे प्यार। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी। अंगद अपना चेहरा उस पर झुकाने लगा और स्नेहा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे अंगद की गर्म सांसें अब अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी थी और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड होने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह से बोनट पर लेट चुकी थी और अंगद भी उसके ऊपर झुका हुआ उसकी गर्दन को चूमने लगा था। स्नेहा ने अपने पैरों को जैसे ही ऊपर की तरफ उठाया, घुंघरू से भरी हुई पायल ने शोर मचाया, तो जैसे अंगद का दिल भी उस शोर से जोरों से धड़क उठा। उसने और भी ज्यादा प्यार से स्नेहा को चूमना शुरू कर दिया था और स्नेहा ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए थे। धीरे धीरे वो भी अपना हाथ अब अंगद के सिर में लेकर आ रही थी, उसके बालों को सहलाने लगी थी और अंगद ने भी उसके लबों को चूमना शुरू कर दिया था। वो उसे स्मूच कर रहा था और स्नेहा भी बड़े प्यार से उसका रिस्पॉन्स दे रही थी। उसे बेतहाशा चूमने के बाद अब अंगद उसके पेट पर झुका और जैसे ही उसने स्नेहा के पेट पर अपने लब रखे, स्नेहा पूरी तरह से सिहर उठी। स्नेहा उसके बालों में अपनी उंगलियां थोड़ी कसते हुए बोली, हम सड़क पर हैं अंगद जी, प्लीज़ घर चलिए ना। अंगद उसके चेहरे की तरफ आया और बोला, घर यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, तब तक अगर मैं खुद को संभाल नहीं पाया तो। स्नेहा को शर्म आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंगद को क्या ही जवाब दे। अंगद अब एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मित्तल फार्म हाउस यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। स्नेहा अब धीमी सी आवाज़ में बोली, तो फिर वहाँ ले चलिए, पर सुबह होने से पहले हमें वापस मित्तल मेंशन चलेंगे। अंगद ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा को बस अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर गाड़ी की तरफ आ गया। जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, उसने स्नेहा के पैरों को ऊपर की तरफ उठाया और फिर अपनी गोद में रख लिया। वो उसकी पायल के साथ खेल रहा था और बीच बीच में उसके पैरों को भी प्यार से सहला रहा था। स्नेहा को इस वक्त हद से ज़्यादा गुदगुदी महसूस हो रही थी और दिल खुशी से झूम रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो लोग मित्तल फार्म हाउस में पहुँचे। अंगद गाड़ी से बाहर निकला और उधर से स्नेहा भी गाड़ी से बाहर निकली। अंगद उसकी तरफ आया और उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी स्लीपर्स। स्नेहा ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बोली, वो तो वहीं पर रह गई अंगद जी, मैंने पैरों से नीचे उतारे तो बाद में पहनना ही भूल गई, और जब तक याद आया तब तक तो बहुत देर हो गई थी, पर कोई बात नहीं, अंदर ही तो जाना है, मैं बिना स्लीपर्स के। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पैर सच में बहुत खूबसूरत है जाना। उसके मुंह से अपने लिए जान सुनकर स्नेहा ने अपने हाथों को उसकी शर्ट पर कस दिया और उसके सीने में सिमट गई। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन तकलीफ से नहीं बल्कि खुशी से। अंगद उसे अंदर की तरफ लेकर आया और फिर उसे बिस्तर पर लेटाकर वो खुद पीछे की तरफ हटने लगा। जैसे ही उसने स्नेहा को बिस्तर पर लिटाया, स्नेहा खुद में ही सिमटने लगी। अंगद उसके सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। स्नेहा ने अपने लबों को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था। उसकी नज़रें कभी अंगद की तरफ जा रही थी तो कभी शर्म से वो अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका लेती। वहीं अंगद के चेहरे पर भी बेहद इंटेंस एक्सप्रेशंस थे
और अब अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकने के बाद वो स्नेहा के पैरों की तरफ आया। स्नेहा ने जैसे ही उसे अपने पैरों की तरफ बढ़ते हुए देखा, उसने हल्का सा अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन तभी अंगद ने उसके एक पैर को अच्छे से पकड़कर उसे अपने पैर ऊपर करने से रोक लिया और फिर उसके पैरों पर झुक गया। स्नेहा ने अपनी साड़ी पर अपने हाथ कस दिए। इस वक्त उसकी धड़कनें बेहद तेजी से चल रही थी और अब अंगद ने अपने लबों को उसके पैरों पर रख दिया था। वो उसके पैरों को बेहद शिद्दत से चूम रहा था और जैसे ही उसके लब स्नेहा को अपने पैरों पर महसूस हुए, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब उसने अपना चेहरा भी झुका लिया था। बेशक से अंगद और वो एक दूसरे के करीब काफ़ी बार आ चुके थे, लेकिन आज के एहसास ही अलग थे। आज वो दोनों पूरी तरह से होश में भी थे और दोनों मित्तल मेंशन में नहीं बल्कि मित्तल फार्म हाउस में थे, जहाँ ना स्नेहा को कोई टेंशन थी और ना ही अंगद को। स्नेहा का दिल मचल रहा था और अंगद उसे और भी ज़्यादा मचलने पर मजबूर कर रहा था। वो उसके पैरों को बेहद इंटेंसिटी के साथ चूम रहा था और अब उसने उसके पैर में पहनी हुई पायल के घुंघरू को छेड़ा तो वो घुंघरू छनक उठा। स्नेहा का दिल भी उस घुंघरू की तरह ही छनक रहा था। वो बिस्तर पर अच्छे से लेटते हुए बोली, मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए अंगद जी, कल सुबह हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा ना, संगम का स्कूल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद का चेहरा उसके सामने था। स्नेहा की बोलती अब एक बार फिर से बंद हो गई थी। अब उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रख लिया था और बिल्कुल उसकी कमर पर जहां उसने साड़ी को बांधा हुआ था और उसके होठ स्नेहा के माथे पर थे। वो अपनी मदहोश भरी नज़रों से अंगद की तरफ देख रही थी और अंगद ने भी अब अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई और बोला, तुम्हें लगता है मैं आज की रात तुम्हें सोने दूंगा? स्नेहा कभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन में कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अब वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं खुद भी नहीं सोना चाहती अंगद जी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी अंगद के प्यार के लिए तड़प साफ नजर आ रही थी। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और स्नेहा ने शर्माते हुए अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। अंगद अब उसके चेहरे पर झुका उसे नशीली सी नज़रों से देखने लगा। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो और ये नशा स्नेहा के प्यार का था जो धीरे धीरे उस पर चढ़ा था, लेकिन काफ़ी गहरा चढ़ा था। उसने कुछ पल यूं ही स्नेहा के चेहरे को देखा और फिर बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, और मैं तुम्हें सोने भी नहीं दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। ये बोलकर अब वो उसके लबों पर झुका और उसे किस करने लगा। स्नेहा ने कुछ पल तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ देर बाद स्नेहा की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपना हाथ अंगद के सिर पर रखा हुआ था और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाई हुई थी। अंगद ने उसके हाथ को अपने सर से हटाया और फिर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाते हुए उन्हें ऊपर बिस्तर पर लगाया और फिर उसे एक बार फिर से चूमने लगा। स्नेहा ने भी अब उसे तुरंत रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। अंगद एक बार फिर से उसे तकरीबन 5 मिनट तक यूं ही किस करता रहा और फिर वो उसकी गर्दन पर झुका। स्नेहा की हल्की सी सिसकी निकली और दोनों आज एक दूसरे के प्रति होश में रहकर भी एक दूसरे के प्यार के लिए समर्पित हो गए थे। सुबह के तकरीबन 4 बजे अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच में ज़्यादा पेन तो नहीं दिया था ना मैंने तुम्हें? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ना में हिलाया और बस उसके सीने से लग गई और अंगद ने स्नेहा के माथे को चूम लिया। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। इस पल के लिए, अंगद के प्यार के लिए, अंगद को पूरी तरह से पाने के लिए उसने बहुत इंतज़ार किया था। अपने पति का प्यार हर औरत का सपना होता है और आज स्नेहा का वो सपना पूरा हो चुका था। आज अंगद ने उसे स्पेशल भी फील करवाया था और आज वो स्नेहा को प्यार करते हुए होश में भी था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे, इस वजह से आज पार्ट डालने में लेट हो गया। कल से फिर रोज़ 11 बजे आप लोगों को पार्ट मिल जाया करेगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।